रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से दुनिया भर के अंदर हालात खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट देखें तो वो कह रहा है कि हमारा बहुत बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ जा रहा है, और वो कह रहा है कि अगर ईरान ने हमारी बात न मानी तो फिर हम उसकी पहले से ज़्यादा ठुकाई करेंगे। और हमारा जो मुतालबा है बड़ा वाज़ेह है कि कोई न्यूक्लियर वेपन्स आपके पास नहीं होने चाहिए। तमाम दुनिया की मार्केट्स टेंस हैं, इर्द गिर्द के ममालिक के सरबराहान सर जोड़कर बैठे हुए हैं। ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें तो अमेरिका की तरफ से कोई तजवीज़ नहीं आई। जब ये बात करते हैं कि आप टेबल पर बैठें तो टेबल पर बैठ कर क्या करें, तजवीज़ तो इन्होंने हमें कुछ दी नहीं है। तो बहुत ही टेंस हालात हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम इसी मामले में फंसे हुए हैं कि केपी के अंदर ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारे लिए स्टोरी बड़ी है, लेकिन दुनिया के हालात के तनाज़र में शायद आपको इस स्टोरी के ऊपर फोकस गैर मामूली तौर पर एक्सेसिव नज़र आए, लेकिन हमने इसको टैकल करना है। इसको टैकल करने के लिए हमारे पास गवर्नर केपी मौजूद हैं, फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया जी। इनसे एक मिनट में बात करते हैं। हमारी टॉप स्टोरी यही है। हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर दिल के अमराज बढ़ते जा रहे हैं। आपको सुनकर ये परेशानी और हैरानी होगी कि साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान में दिल के अमराज की फहरिस्त अगर आप मुरतब करें तो हम टॉप लिस्ट के ऊपर हैं। आगा खान की तरफ से जो उनकी फाउंडेशन है, एक स्टडी का इजरा किया गया है। ये स्टडी 10 साल तक मुताला करेगी कि 10 साल से लेकर बच्चों की सेहत किस किस्म के मराहल में से गुजरती है और दिल के अमराज, गुर्दों के अमराज समेत कैसे डेवलप होते हैं। बड़ा अहम और हकीकत से भरपूर किस्म का ये मामला है। इसके ऊपर फोकस हम करेंगे। हमारे पास डॉक्टर सलीम वीरानी साहब मौजूद होंगे, जो वाइस प्रोवोस्ट हैं, रिसर्च प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड पॉपुलेशन हेल्थ, आगा खान यूनिवर्सिटी। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम आपको लाहौर भी ले चलेंगे, जहाँ पर बसंत की तैयारियाँ हैं, लेकिन अभी जो पतंग उड़ा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे रिपोर्टर बताएंगे कि क्या हो रहा है। केपी के हालात दोबारा से हमारी रडार पर होंगे। हुकूमत क्या कहती रही है केपी की और क्या करती रही है। और जब केपी का चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि हमें पिछले तवील अरसे से, जब से पाकिस्तान बना, अलफ अल्लाह और बेबंदूक सिखाया गया है, तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये बंदूक वाला निसाब उन्होंने तब्दील क्यों नहीं किया। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया जी। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी देखी, आपने कहा कि 13 में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो फिर 13 में क्या हो रहा है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर ऑपरेशन नहीं हो रहा तो फिर ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं समझता हूँ कि 13 के लोगों के साथ बड़ी जुल्म और ज़्यादती हो रही है। देखें, जब आप बातचीत नहीं करते हैं और आप मिसकम्युनिकेशन करते हैं तो क्योस पैदा करते हैं, तो ऐसी चीज़ होती हैं। देखिए, नॉर्मली 13 में सर्दियों में जो नकल मकानी होती है वो 20% होती है। लोग नीचे आते हैं बर्फबारी की वजह से, होस्ट फैमिली के पास जाते हैं, किसी कुछ किराए पे घर लेते चीज़ें। इस वक्त जो आज की नकल मकानी 60% हो चुकी है, जो आज मैं वहाँ पे गया। लेकिन इसका उस जो सीजनल नकल मकानी उससे तो कोई ताल्लुक नहीं ना। सीजनल प्लस क्योस, ठीक। क्योंकि सुबह हुकूमत ने शुरू कर दिया कि जी ऑपरेशन होने जा रहा है। हमने आज तक किसी भी ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं रखे गए जैसे 13 के लिए रखे गए, क्योंकि सीएम साहब अपना क्या है, कुर्र में भी हुआ, वज़ीरिस्तान में भी हुआ, बाजोड़ में भी हुआ, लेकिन इस किस्म के पैसे नहीं रखे गए जो इन्होंने कहा कि अब IDP से उन्होंने पैसे रख दिए हैं, वफाकी हुकूमत ऑपरेशन करने जा रही है। ये चीज़ें जब लोग सुनते जाते हैं, उन्होंने कहा पहले से हम कोई अपना बंदोबस्त कर लें, जैसे उन्होंने अचानक हमारे ऊपर ऑपरेशन आ जाए और हमें चीज़ें कर लें। तो आप ये फरमा रहे हैं कि वफाकी हुकूमत का, क्योंकि आप वफाक के नुमाइंदा हैं और तमाम अहम मीटिंग्स में आप मौजूद होते हैं, फ़ौज की क़यादत समेत, कभी कोई इरादा था नहीं कि इस सीज़न में फरवरी और अप्रैल के दरमियान हमने 3 महीने में ऑपरेशन करना है? देखिए, इरादा होगा भी, और अगर हालात ख़राब होंगे। चतराल से लेके डी खान तक मर्ज डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी आ रहा था इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो भी रहे हैं और होंगे भी सही। लेकिन इस वक्त जो ऑपरेशन की सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि नॉर्मल हर किसी को पता है कि इस सर्दी में शायद लोग भी नहीं होते और ऑपरेशन भी जो कि मिलिटेंट्स हैं वो भी दाएँ बाएँ हो जाते हैं, तो ऑपरेशन शायद नहीं होता। लेकिन बात यह है कि जब हमारी सूबाई हुकूमत कहे कि आप अफगानिस्तान, हमें इजाज़त दें, अफगानिस्तान से हम बात करते हैं, आप TTP से बात करें, आप उनसे बात करें जो रियासत के खिलाफ लड़ रही है, रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं, जो आइन और कानून को नहीं मानते, तो क्या बड़ी बात है अगर CM साहब को फ़ोन उठा लें और प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करें या पूछ लें कि ऑपरेशन हो रहा है नहीं हो रहा। ऑपरेशन की भी छोड़ें जी, आज गंदम और आटा और रोटी जो महंगी हो चुकी है, किस वजह से हुई है? गंदम की शॉर्टेज, हम प्रिक्योर नहीं कर सके गंदम। तो एक दूसरी बात यह, सब चीज़ें भी छोड़ दिया। हम फॉर एग्जाम्पल फॉर 1 सेकेंड आप इनकी सब बातें मान लें, ये एपेक्स कमेटी की मीटिंग भी प्राइम मिनिस्टर ने बुलानी है कि CM ने बुलानी है। वो कहते हैं जी हमने 3 मरतबा कहा था तो उन्होंने इनकार कर दिया। वो उन्होंने कहा जी हमने नहीं आना एपेक्स की। आप बुला लें, जो नहीं आएगा दुनिया तो देख लेगी ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं, आप, कोई और नहीं आएगा
जो गैर हाजिर होंगे, तो जैसे हमारी यहाँ पे मीटिंग थी और हमारे सीएम साहब गैर हाजिर थे, दुनिया देख के गैर हाजिर थे। लेकिन वैसे बुला के क्या करें, जब आप ये खुद फरमा रहे हैं कि ऑपरेशन हो ही नहीं रहा था, तो एपेक्स की कमेटी बुला तो के अपने आप वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, कभी कहते हैं कि हमें पता है ऑपरेशन हो रहा है, हमसे कोई पूछ भी नहीं रहा। भाई और चीफ ऑफ द प्रॉमिस, आपको नहीं पता फिर आप इस्तीफा देते हैं। तो आप ये फरमा रहे हैं कि 60% तिरा के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ रजिस्ट्रेशन सेंटर्स के सामने खामखा चले गए हैं, उनको गैर ज़रूरी तौर पर वहाँ से वो निकले। देखें, जो आज सीएम बात करेगा ना, उसकी तिरा के लोग डेफिनेटली बात ज़्यादा सुनेंगे, उनका वो नुमाइंदा है, वो वहाँ से एमपी इलेक्ट हुए, ठीक है। जब वो बात करेगा तो बोलेंगे यार ये देखें हमारे इलाके रिप्रेजेंटेटिव बात करें, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन होने जा रहा है, असम्बली में बात करें ऑपरेशन कर रहे हैं। ये चीज़ उस वजह से लोगों ने पहले से ही अपनी जो है वो नकल मानकानी की है। 20 to 30% आप ये समझ लें कि बर्फबारी की वजह से बाकी लोग हैफ हैजर्ड में निकले हैं कि ऐसे ना हो कि ऑपरेशन ना आ जाए। और ऑपरेशन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाक ने बता दी कि हम ऑपरेशन नहीं करने जा रहे हैं। तो लिहाजा अब चीज़ें जो है, कुछ लोग फंसे हुए नहीं आ सकते, रास्ते बंद हो चुके हैं। लिहाजा अब प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने 6 सेंटर बना लिए मुख्तलिफ सूबाई हुकूमत ने कि हम जो है लोगों की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं। मतलब है आपने ये परेशान कुन, हैरान कुन और दिमाग की दही बनाने वाला मामला आपने हमें बताया कि इतने बड़े पैमाने आपकी दिमाग की दही बन गई, तो उन लोगों के हाल होगा मुझे बताएं जो वहाँ पर तबाह हो गए। देखें ना जी, वो तो खाम खास सर्दी के आप एक देखें, पश्तून घराने का एक कोई फैमिली हो, पश्तून फैमिली, इस सर्दी में वो अपनी फैमिली के साथ जाए और आईडीपी बने, तो आप उनसे पूछें कि सर्दी में किस तरीके से वो ज़िंदगी गुजारेंगे। गर्मी में फिर भी, गर्मी में बहुत मुश्किल आता है, चलो गुजारा हो जाता है। इस सर्दी में तो आप टेंट में भी नहीं रह सकते हैं आप वहाँ की सर्दी। तो सूबाई हुकूमत को किसी लेवल के ऊपर, जस्ट टू बी प्रिसाइज, किसी लेवल के ऊपर नहीं बताया गया कि ऑपरेशन होने वाला है, लोगों को निकालने का बंदोबस्त करें। तो ये डीसी जो जाके वहां पर बात कर रहा था, लोग ये फिर जिरगे क्यों हो रहे थे? देखिए, डीसी ने तो बात, डीसी किसका मुलाजिम है, डीपीओ किसका मुलाजिम है, डीजी किसका मुलाजिम है? सूबाई हुकूमत का मुलाजिम है। जब सूबाई चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि ऑपरेशन होने जा रहा है, ऑपरेशन होने जा रहा है, कैबिनेट में आपने 4,000 रुपये भी रख लिए हैं कि जी ऑपरेशन होगा तो हम IDPs को एकोमोडेट करेंगे, तो बात यह है, या पहले देखिए, अगर आप एक फ़ोन करके, मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आप, मतलब ये बेसिकली इनका प्रॉब्लम ये है कि आज उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीर आ जाएगी या कोई फ़ोन कॉल की बात आ जाएगी, तो इनकी ट्रोलिंग जो PTI ने करनी ना, आपने मैंने नहीं करनी, जो PTI वालों उनकी करनी है ना, वो उससे डरते हैं कि ऐसा ना हो कि PTI वालों को इस चीज़ों को पता। तो ट्रोलिंग से बचने के लिए गलतफहमियां फैलाई गई, और आपका मानना यह है कि ट्रोलिंग से बचने के लिए सारा मुद्दा जो है वफाक के ऊपर फेंक। देखिए, ट्रोलिंग, देखें क्यों गलतफहमी है। एक प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करना, कोई वो आपका दुश्मन है, आपका बंदा, आपको क्या किया उसने, मतलब है कि आप उसको फ़ोन कर लीजिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ये सिचुएशन है मेरे सूबे की, आप मुझे बताएं क्या है, या आप उससे 5-10 मिनट मिल लें, बताएं मेरे सूबे की। देखिए, हमारा सूबा इस वक्त जंगी सूरत हाल में, आप वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं, हम नॉर्मल सिचुएशन में, तो अगर आप 5-10 मिनट प्राइम मिनिस्टर से मिल भी लें और उससे बात भी कर लें, कोई ऐसी तो नहीं है। तो ये मशरान जो मिल रहे थे TTP के नुमाइंदगान के साथ, जो जिरगे हुए हैं, जिसके ऊपर रिपोर्टिंग भी हुई, ये किसके बिहाफ पे मिल रहे थे? खुद मिल रहे थे, अपने इलाके की वजह से मिल रहे थे, किसी को नहीं। और वो मशरान जब मिले तो क्या रिजल्ट आए? बिग ज़ीरो। हमने अगर इंटरनेशनल फोरम पे TTP के ख़िलाफ़, अगर हमने इंटरनेशनल फोरम पे अपने सबूत रखे हैं कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, इसराइल और इंडिया इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है, तो इसलिए तो नहीं आए कि वो आपके मशरान से बात करें। नहीं, मैं एवैक्यूएशन के हवाले से जो बातचीत हो रही थी, वो मशरान ने तो ऑप्शन दी थी कि आप, वो बताते ही है, जो हमने वहाँ पे लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी कि मरकज़ की तरफ से मुकामी कमांडर्स ने हमें बताया कि जी आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप खुद इन लोगों को यहाँ से निकाल दें। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि अपना लश्कर बनाएं और इनसे लड़ाई कर लें। ऑप्शन नंबर 3 ये है कि आप जगह खाली करें और फिर हम इनको यहाँ से निकालते हैं। और जो सूबे की हुकूमत है वो कह रही है कि बाकायदा मसाजिद से ऐलान करवाएगी। तो ये सब झूठ का प्लंदा है क्या? नहीं, देखें, इन्होंने जब बात की है कि हम डायलॉग्स करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, वो लोग गए हैं, बाजोड़ में नहीं गए थे, वहाँ पर भी लोकल जो लोग हैं उनके पास गए कि जी ऐसी चीज़ें। उसके बाद जो है, ये तो एक फैक्ट है कि आप खुद अपने लोगों को संभाल लें, वरना आपको सपोर्ट चाहिए होती है। जब वो आपके डायलॉग्स नहीं मानते, आप बंदूक नहीं उठा सकते। और हमारे फाटे में लोगों के साथ बंदूकें कहाँ पे आ गई हैं? बंदूकें तो सारे हमने जमा करा ली, लाइसेंसेस इशू नहीं होते हैं। पहले जब हमारे पास असला आज़ाद था तो हम इन लोगों से निपट लेते थे। अब आपके पास असला है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, मिलिटेंट जो हैं, और मेरे पास घर में पिस्तौल भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो पुलिस और फौज आ जाती है कि भाई ये तुम्हारा लाइसेंस याफ्ता असला नहीं है। जो पहले जब इन मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लोगों के पास असला था तो वहाँ पर इतनी बदनामी थी। लश्कर बने थे बाकायदा, इन लोगों ने डिफेंड भी किया अपने आप को। लश्कर बने डिफेंड। आज जब आपने हमसे, हमें तो आपने निहत्ता कर दिया ना। और मिलिटेंट्स के पास जदीद असला है, जो कि अफगानिस्तान से जो असला छोड़ के गए हमारे गैर मुल्की, उनके पास वही स्नाइपर्स भी है, नाइट विजन भी है, थर्मल भी है, ऐसे ऐसे जदीद असला है, और हमारे पास वो चीज़ें नहीं है। अच्छा, अगर हम वापस इसके ऊपर लेके आए, तो अब आप चूँकि गवर्नर हैं, सारे सूबे को वफाक के लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो नकल मकानी कर चुके हैं कि वो वापस चले जाएं?
जब हालात जो नकल मकानी कर चुके हैं इस वक्त तो होस्ट फैमिली के साथ जो वापस जा सकेंगे वो तो वापस चले जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई तो कोई ऑपरेशन रुकावट तो नहीं है, कोई रुकावट नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। जब ऑपरेशन होगा तो बिल्कुल अनाउंसड होगा और उसको बताएंगे जी आप लोग निकल जाएं और उसके बाद फिर हम ऑपरेशन करेंगे। तो लिहाजा ये चीज़ें बाजोड़ में ऐसे हुआ है, बाकी जगहों पे हुआ है, तो जब करेंगे तो टोटली फेडरल गवर्नमेंट अनाउंस करेगी या जो भी इदारे ऑपरेशन करें अनाउंस करेंगे। उससे पहले भी जहाँ जहाँ पर हुआ है वहाँ पर IGFC के और कोर कमांडर की सरबराही में वहाँ पे मीटिंग्स भी हुई हैं, वहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया, वहाँ के मशरान को भी बुलाया गया, सारी चीज़ें डिस्कस होने के बाद ही हुई हैं। ऐसे नहीं हुई कि बस आगे और उन्होंने हमला कर दिया। तो लिहाजा ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी करें पॉलिटिक्स करना चाहिए, हम भी करेंगे, सारी पार्टियाँ करेंगी, सब कुछ करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, सूबे के अमन के हवाले से पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। देखें पहले खैबर में एक इशू हुआ था, हम सब CM साहब घर चल के गए थे। उसके बाद एक जिरगा हुआ, अमन जिरगा, स्पीकर साहब ने असेंबली में बुलाया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स उनके पास चल गए। अब जिरगा तो हो चुका, उसके बाद आगे तो चले ना, कमेटी बनाए आगे चलें। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके अंडर है एपेक्स कमेटी, यू आर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, आपसे ऊपर तो कोई भी नहीं है भाई, आप करें ना चीज़, आप तो आपके पास सारे इख्तियारात हैं, आप नहीं इख्तियार इस्तेमाल कर दें ना। अगर आपको अपने इख्तियार इस्तेमाल करनी है तो आपको ये पता नहीं है कि मैंने किस फोरम पे किससे बात करनी है, तो फिर मैं तो नहीं कर सकता। तो आप जो अभी बात कर रहे हैं जो बड़ी अहम बात है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ पर अगरचे दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर ने खुद एडमिट किया कि घरों के अंदर आते हैं, कहते हैं हमें खाना दें, खाना जब हम देते हैं तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेज आ जाती हैं। वहाँ पर अगर ऑपरेशन होता तो वफाक अनाउंस करता, जो उसने नहीं किया। अगर ऑपरेशन की तैयारी करवानी होती तो वफाक की तरफ से पैगाम जाता। लेकिन ये बात क्या वफाक की तरफ से पहले नहीं कर देनी चाहिए थी, बजाय इसके कि लोगों को वहां से नकल मकानी जब भी उन्होंने जिक्र किया था तो वफाक की तरफ से वाज़ेह अंदाज से प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर, सदर के लेवल के ऊपर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लेवल के ऊपर, दिस इज नॉट अ स्मॉल मैटर। देखिए बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, और हमने हर स्टेटमेंट में, चाहे वो प्रेसिडेंट साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो भी है, हमने हमेशा ये कहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्स जिधर भी, जहाँ पर भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को हम सपोर्ट करें, यहाँ पर भी दहशतगर्द होंगे। देखिए अब वफाक को जब पता चला कि इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया, इतने लोग नकल मकानी करके आ चुके हैं, और इस वजह से है कि सिर्फ बर्फबारी नहीं है, ये और वजूहत भी है, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, बताना पड़ा लोगों को, मैसेज नहीं करना पड़ा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको जो आपको सुबह बता रहे हैं। आपको जो सुबह चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर बता रहे हैं, असेंबली में जो डिबेट्स हो रही हैं, वो ये चीज़ें नहीं जो जिस पे आपको कर रहे हैं। आज भी जब हम उधर गए तो यही चीज़ें थी कि हमें तो ये कहा गया था कि ऑपरेशन होने जा रहा है, और आज कल में है जब होता है। बिल्कुल आप, अब ज़रूरी तो नहीं है कि एक जगह पे ऑपरेशन होगा और किसी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे और आके आप धर्म से वहाँ पे हमला कर देंगे। और मुझे इसी वजह से हैरानी, क्योंकि मैंने पिछले प्रोग्राम्स में भी कहा कि ऑपरेशन के अपने डायनामिक्स होते हैं, फोर्सेज मूव करती हैं, डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, बाकायदा सिग्नलिंग हो रही है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके चलते हैं। ये तो अजीब-ओ-गरीब ऑपरेशन है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं और उनमें से कोई एलिमेंट भी अपनी जगह पर नहीं, लेकिन वो इसरार करें। बट टुवर्ड्स द एंड, इफ अगर आपको सूबे के लोगों को प्रोग्राम के जरिए को पैगाम देना हो, बिलखसूस तरह के लोग जो है या उनके रिश्तेदार जो देख रहे हैं, वो इस वक्त क्या होगा पैगाम? देखिए मेरा पैगाम तो है कि जो वहाँ पर रह चुके हैं, रह रहे हैं, उनको नकल मकानी नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसा सच ऑपरेशन नहीं है, वफाक ने अनाउंस कर दिया कि हम ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। जो वापस जा सकते हैं, जो कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि रिकॉर्ड बर्फबारी इस साल हो रही है, अगर वो जा सकते हैं जाएँ, जो नहीं है उसके लिए भी हम कर रहे हैं। मैं आज खुद गया था, मैंने मॉनिटर किया, हमारी लैम्बर ने 500 फैमिलीज़ को वहाँ पर जो है वो हमने कुछ राशन दी, क्योंकि वो ऐसे लोग आ गए। अब लोग कहते हैं कि IDPs कहें या ना कहें, अब हम IDPs कहें या ना कहें ये भी समझ नहीं आती, क्योंकि अपनी सालाना नकल मकानी से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, और ऐसे एपिसोड में है कि सब कुछ छोड़ के आ चुके हैं। तो उनको अगर हम सपोर्ट भी नहीं करते हैं तो और एक सिचुएशन है, तो हम उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको सपोर्ट करें चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर ये चीज़ें हैं, हम इंटरनेशनल लोगों ने कहते हैं आप अपनी सूबाई हुकूमत से कहें अनाउंस तो कर दें ताकि हम उनको सपोर्ट के लिए चले जाएँ। वो भी ये नहीं कहते कि हम सपोर्ट के लिए भी ऐलान नहीं करते, हम खुद काफ़ी हैं, हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो बात यह है कि इस चीज़ को भी देखना चाहिए। और मैं आखिर में कहूँगा कि देखें, इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। वफाक और सूबे को बैठकर बातचीत के ज़रिए मामला हल करने चाहिए, ख़ासकर अमन अमान के हवाले से। बाकी आप पॉलिटिक्स करें, आप ये जो भी बातें करनी है करें, लेकिन अमन अमान के हवाले से मैं समझता हूँ कि डायलॉग के ज़रिए चीज़ें हल होनी चाहिए। आई हैव टू लीव इट देयर। ये एक नाकाबिले यकीन सूरत हाल है, लेकिन गवर्नर KP आपको बता रहे थे कि इतना बड़ा मसला जो बैन अक़वामी ख़बर बन चुका है, उसके पीछे बुनियादी तौर पर निकम्मापन है, इंतज़ामी तौर पर ये बहुत बड़ी ख़बर है। लेकिन वाज़ेह अंदाज से गवर्नर ने बता दिया कि जो लोग निकलना चाह रहे हैं वो मत निकलें, जो निकल आ चुके हैं वापस जा सकते हैं वो चले जाएं, किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। प्रोग्राम हमारा जारी। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर दिल और गुर्दे की बीमारियों की बढ़ोतरी पर अगर आप नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि दिल के अमराज में जनूब एशिया में पाकिस्तान का पहला नंबर है।
दिल के अमराज में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है, गुर्दे के अमराज में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है। और दुनिया भर की अगर आप औसतें देखें जो आबादी के हवाले से बनती हैं तो उसके अंदर भी पाकिस्तान आपको टॉप नंबर्स में नज़र आता है। अब इसके हमने मुहरकात जानने हैं, इसके लिए एक 10 साल पर मुहित स्टडी का बंदोबस्त किया गया है। जिस इदारे ने ये स्टडी कमीशन की है या लॉन्च की है, उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास मौजूद हैं। डॉक्टर सलीम वीरानी साहब जो वाइस प्रोवोस्ट हैं, रिसर्च प्रोफेसर हैं ऑफ मेडिसिन एंड पॉपुलेशन हेल्थ, आगा खान यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि मैं स्टडी पर अभी बात करता हूँ आपसे कि इस स्टडी के करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्या हमारी बेस लाइन्स इतनी ख़राब हो गई हैं कि एक तवील मुताले के बग़ैर हम जान नहीं सकते कि हालात कितने ख़राब हैं? बहुत बहुत शुक्रिया तलत साहब, सबसे पहले तो आपका कि आपने हमें ये अलाउ किया कि हम इस प्रोग्राम पे आएँ और इस टॉपिक पे बात करें जो कि हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कुछ स्टेटिस्टिक्स दिए, आपने बताया कि जो दिल के अमराज हैं उसमें हम नंबर 1 है साउथ एशिया में। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज़ में देखें तो हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में है। इसके अलावा अगर आप देखें कि जो एयर क्वालिटी है, जो हवा है उसकी क्वालिटी, हम वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है सबसे ख़राब होने में। सो अगर आप ये सारी चीज़ें देखें, दिल के अमराज देखें जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए जानने के लिए, वो ये कि साउथ एशिया का पूरा जो एरिया हम देखें जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक आते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 10 से 15% जो हार्ट अटैक्स होते हैं या दिल के जो दौरे पड़ते हैं वो उन लोगों में पड़ते हैं कि जिनकी उम्र 40 साल से भी कम होती है, और अब तो ये नंबर थोड़ा बढ़ता भी जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये समझने की जरूरत है कि हम किस तरीके से इन चीजों को अर्ली लाइफ में प्रेजेंट करें, हमारे बच्चों में किस तरीके से काम करें। जिन लोगों की उम्र 20 साल है, 22 साल है, उनको हम क्या चीजें बताएं कि ये जो हम कहते हैं कि एक पूरी सुनामी डेवलप हो रही है हार्ट डिजीज की और स्ट्रोक की, दिल के अमराज की, लोगों को लकवा हो जाता है बहुत छोटी उम्र में। तो हम किस तरीके से सिर्फ इन अमराज को प्रिवेंट ना करें बल्कि ये जो बहुत जल्दी हो रही हैं चीजें लाइफ में, उनको कैसे हम रोक सकें। इसकी वजह से हमने ये स्टडी डिजाइन की है, जो कि स्टडी हम यूजली लोग इनरोल करते हैं स्टडीज में उन लोगों को कि जिनकी उम्र 40-45 साल होती है। हम एक्चुअली शुरू कर रहे हैं 10 साल की उम्र से। तो हमारी जी, मैं होप वही ये देख रहा है। था कि जो आपने बेस लाइन जो शुरू की है वो 10 साल से शुरू की है और 10 साल पर ये मुहित है। और फिर जी कराची के नीम शहरी इलाके हैं, मिटियारी का इलाका आपने चूज़ किया है। तो जी ज़रा इस पर भी वजाहत कर दीजिएगा कि यही इलाके क्यों चुने आपने, और 10 जी साल तो तवील अरसा नहीं है, उस वक्त तक तो न जाने कितना नुकसान हो चुका होगा। जी। तो देखें, आपने दो सवाल पूछे, मैं दोनों का जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये कि आप कोई भी रिसर्च करते हैं किसी भी चीज़ में तो आपको ये देखना होता है कि ये हमारे रिजल्ट्स अगर आएंगे तो वो कितने लोग उसे यूज कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में, कितनी जनरलाइजेबिलिटी है कि वो कितने सही हैं रिजल्ट्स, राइट। तो उसकी वजह से हमने एक जो है वो पेरी अर्बन एरिया लिया जो मलीर का डिस्ट्रिक्ट है, और हमने एक रूरल एरिया लिया जो कि मटियारी का डिस्ट्रिक्ट है सिंध में। ये वजह थी कि हमने ये दो डिस्ट्रिक्ट्स पिक किए ताकि हम, और बहुत लोग कहते हैं कि रूरल और अर्बन जो एरियाज हैं उनमें भी दिल के अमराज डिफरेंट तरीके से होते हैं। तो एक तो ये वजह थी जो आपका पहला सवाल था। दूसरा जो सवाल तला साहब आपने किया था वो ये था कि 10 साल का जो फॉलोअप है, तो उसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम हर 2 साल पे फॉलोअप करेंगे, और 10 साल तो मिनिमम कमिटमेंट हमने दी है जो कि हम फॉलो करेंगे। उसकी वजह ये है कि जिन अमराज को हम फॉलो अप करना चाह रहे हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या दिल के अमराज की डेवलपमेंट है, क्योंकि ये बहुत यंग लोग हैं तो पॉसिबल है कि काफी लंबा अरसा लगे इनकी डेवलपमेंट। तो अगर हमें स्टडी करना है कि जो डाइट है उसका क्या इम्पैक्ट है, फिजिकल एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट है, एयर क्वालिटी का क्या इम्पैक्ट है, घर के अंदर जो किस किस्म का फ्यूल बर्न कर रहे हैं उसकी क्या वजह है, इसमें इनके जेनेटिक्स का क्या रोल होगा, तो उसमें क्योंकि ये यंग लोग हैं तो कुछ अरसा भी लग सकता है डेवलप करने के लिए। इसके लिए हमने मिनिमम 10 साल का है कि हम फॉलो अप करेंगे, मगर हम लंबा भी करेंगे। मगर फॉलो अप हम हर 2 साल पे करेंगे और कम से कम 10 साल तक करेंगे। मगर जहां तक अगर आप मुझे पूछें तो मेरा मेरा ख्याल यही है कि हमें 10 साल से भी ज्यादा जाना पड़ेगा, जो आपका दूसरा सवाल था उसके लिए। और 4000 लोगों को आप 10 साल तक मिनिमम फॉलो कर रहे हैं। ये जी बहुत ही, पाकिस्तान में इससे पहले तो शायद इतना बड़ा सैंपल इतने तवील अरसे के लिए इतने मुख्तलिफ नौ बीमारियों के हवाले से कभी नहीं हुआ कि हुआ है।
नहीं जी, कभी भी नहीं हुआ। और देखिए, जो कहते हैं ना कि साइंस होती है तो उसके जो तरीके होते हैं वो इस तरीके के होने चाहिए कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइंस हो। तो उसके लिए ये जो वर्ड यूज किया जाता है कि पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज, के आप लोगों को वहीं फॉलो कर रहे हैं जहां पे वो रह रहे हैं, या अस्पताल में आप लोगों को इनरोल नहीं कर रहे, उन्हीं के घरों में जाकर आप देख रहे हैं कि वो किस तरह रह रहे हैं, किस तरीके का खाना खा रहे हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, उनके घर में एयर की क्वालिटी कैसी है। हम ये भी मेजर करेंगे लोगों के घरों के अंदर चीजें लगा के, वो पर्सनल मॉनिटर्स भी जो है वो वेयर करेंगे, तो पता चलेगा कि घर के अंदर एयर की क्वालिटी कैसी है, घर के बाहर एयर की क्वालिटी कैसी है। घर के बाहर भी हम एयर मॉनिटर्स लगाएंगे, और उन सब का इम्पैक्ट, फ्यूचर रिस्क जो है कि डायबिटीज का या ब्लड प्रेशर का या दिल के अमराज का या दिमाग के अमराज का या मेंटल हेल्थ का, डिप्रेशन एंजाइटी पे इस पे क्या फर्क पड़ेगा, कैंसर्स के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट होगा, ये हम सब फॉलो करेंगे। जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहली बार इस किस्म की स्टडी हो रही है। एंड वी होप कि इसकी वजह से हमें कुछ चीजें पता चलेंगी जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा, अगर पूरी दुनिया कहती है कि जी डायबिटीज का 40% इम्पैक्ट है हार्ट अटैक्स के ऊपर, हमारे मुल्क में इसका क्या इम्पैक्ट है हमें नहीं पता। एक एयर क्वालिटी हमें पता है कि हमारे मुल्क में वन ऑफ द वर्स्ट एयर क्वालिटीज है, हम थर्ड नंबर पे हैं पूरी दुनिया में इस वक्त वर्स्ट एयर क्वालिटी। और शायद आपके नाजरीन को पता होगा कि ऑलमोस्ट 25% जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक, जो लकवा वगैरह होता है, फालिज वगैरह, ऑलमोस्ट 25% उसके जो हैं वो पुअर एयर क्वालिटी की वजह से होते हैं। हमें तो शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं हो कि इतनी खराब एयर से वो समझते होंगे कि शायद जो खांसी वांसी आ जाती होगी या कुछ और हो जाता होगा। एक्चुअली सबसे बड़ी वजह कि लोग पुअर एयर क्वालिटी से जिनकी डेथ होती है, उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो हार्ट अटैक्स का होता है। लोगों को शायद ये पता भी नहीं है। तो हम ये भी मॉनिटर करेंगे कि हमारे मुल्क में ठीक। कितने हार्ट अटैक्स हैं जो कि पुअर एयर क्वालिटी की वजह से होते हैं, और फिर हम आगे कर क्या सकते हैं इसके लिए। ऑफ कोर्स आखिर में तो हमें यही देखना है कि ठीक है, अगर मालूम कर लिया तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि उसके ऊपर काम ना किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो हम देखेंगे। तो उसके अलावा हम जो है वो ब्लड जमा भी कर रहे हैं इस वजह से कि हम ये देख सकें कि इसमें हमारी जीन्स का क्या हाथ है, कि जो हमारा जेनेटिक मेकअप है वो ऑफ कोर्स दूसरे जो अकवाम है उनमें जो लोग रह रहे हैं उनसे डिफरेंट है। तो वो भी हम देखेंगे कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ हार्ट तो अटैक्स मुख्तलिफ इतने किस्म के ज्यादा आप होते हैं और मुख्तलिफ क्यों? किस्म के ज़ाब्ते आपने बनाए हैं और मुख्तलिफ किस्म की इस स्टडी के अंदर स्टडीज़ की गुंजाइश आपने रखी है। बहुत ज्वाइन किया नाज़रीन, बेहतरीन काम है। उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत भला होगा। सिर्फ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से हम बात नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया भर में ये रिसर्च कोट भी होगी और पाकिस्तानी ये कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। प्रोग्राम हमारा जारी है। आपको हम लाहौर लिए चलते हैं। बसंत की तैयारियां उरूज पर हैं। आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब लगता यह है कि पंजाब का तमाम तर फोकस बसंत के ऊपर है। हमें फ़ाद भट्टी ने ज्वाइन किया, नुमाइंदा समा टीवी लाहौर। फ़ाद साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम सर, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। इस वक्त पतंगें तो नहीं उड़ती, तो आप सड़क पर खड़े क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पीछे कोई दुकानें हैं, कोई लोग गुड़ी उड़ा रहे हैं, डोर लेके जा रहे हैं, क्या हो रहा है? सर सड़क पे मैं इसलिए खड़ा हूँ कि ये एक लाहौर का बहुत बिजी रोड है, पोश इलाका है, तो आपको लाहौर का थोड़ा सा इन्वायरमेंट दिखाने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। इस वक्त गुड्डी तो नहीं उड़ती, लेकिन जो लोग गुड्डियाँ उड़ाते हैं उनके खिलाफ ज़रूर क्रैकडाउन किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। रवां महीने में अभी तक जनवरी के इस पहले ही महीने में 1000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। जो ऐसे लोग थे जो गुड्डियाँ उड़ा रहे थे, पतंगे उड़ा रहे थे, या फिर पतंगे सेल कर रहे थे और डोर सेल कर रहे थे। फहद, अभी तो आज तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गुड्डियाँ उड़ाने की तरगीब दी है। मरियम नवाज साहबा चीफ मिनिस्टर, एक गाने का मैं थीम देख रहा था, उसके अंदर उनको भी वाह मरियम नवाज वाह का गाना भी बनाया हुआ है। वो तो गुड्डियाँ उड़वा रहे हैं, तो ये जो गुड्डियाँ उड़ा रहे हैं उनको पकड़ क्यों रहे हैं? सर गुड्डियाँ उड़ाने की इजाज़त सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को दी गई है, जो बसंत के दिन मुख्तस किए गए हैं। उससे पहले या फिर उसके बाद जो भी पतंगबाजी करेगा उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी, और इसी वजह से पुलिस जो है ये क्रैकडाउन कर रही है, ऐसे अफराद को गिरफ्तार कर रही है जो बसंत से पहले गुड्डियाँ उड़ा रहे हैं। इवन बसंत का सामान फरोख्त करने पर भी पाबंदी आयद है। 1 फरवरी से आप पतंगे सेल कर सकते हैं, पतंगे परचेज कर सकते हैं। पतंग उड़ाने के लिए जो सामान इस्तेमाल होता है जैसे डोर है, उसको भी आप 1 फरवरी के बाद ही परचेज़ कर सकते हैं और 1 फरवरी के बाद ही दुकानदार इसको सेल कर सकते हैं। बाकायदा तौर पे
मरीम नवाज़ की जानिब से जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पे ये हिदायत की गई है कि जो बसंत के दिन मुख्तस किए गए हैं 6, 7 और 8 फरवरी, सिर्फ उन्हीं दिनों में आपने पतंगबाजी करनी है, उसके अलावा आप पतंगबाजी नहीं कर सकते। और बाकायदा तौर पे बसंत मनाने के लिए सर लाहौर भर में इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। जो ट्रांसपोर्ट है, जो बसेस चलती हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट जो है, उन पर बसंत के हवाले से मुख्तलिफ तस्वीर अवेज़ा की गई हैं ताकि शहरियों को आगाही दी जा सके कि ये एक त्यौहार है जिसको बेहतरीन तरीके से मनाना है और हिफाजती इकदाम अपनाते हुए इस बसंत के त्यौहार को मनाना है। क्या यह भी हिदायत जारी कौन कौन से हैं उसमें सबसे पहले मैं हिफाजती इकदाम पर आता हूँ। क्या यह हिदायत भी दी गई है कि गुड्डी उड़ानी कितनी है, ऊंची कितनी करनी है, गुड्डी काटनी कब है, उसको तुनका मारना है नहीं मारना, उसको झोंक दिलवानी है नहीं दिलवानी, तलावें कैसे डालनी है? तो ये चीफ मिनिस्टर हाउस से ये भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि नहीं? सर तलावें डालने की या खैंच मारने की या चबोड़ने की हिदायत तो खैर अभी तक नहीं आई, लेकिन एटलीस्ट ये ज़रूर बताया गया है कि आपने अगर कोई पतंग उड़ानी है तो उस पतंग पर किसी भी सियासी शख्सियत की आपने तस्वीर नहीं लगानी। अगर आपने ये बसंत का त्यौहार मनाना है तो आपने ये पंजाबी गाने हैं जिनको आपने नहीं लगाना। बाकायदा तौर पे 130 से ज़ायद ऐसे गाने हैं जो सारे के सारे पंजाबी हैं, इन पर पाबंदी आयद की गई है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि एक तावा या 1.5 तावे से जो बड़ी पतंग है वो आप नहीं उड़ा सकते, और उसके लिए एक बाकायदा तौर पे डोर मुख्तस की गई है। सिंपल धागा जिसको कच्चा धागा कहा जाता है, उसके ऊपर मांझा लगा के आप वो डोर तैयार करें और उससे आप पतंग उड़ा सकते हैं। और वो धागा जो है वो 1.5 तावे से ऊपर की पतंग पर वो डोर कामयाब नहीं रहती। अगर उससे बड़ी गुड्डी होगी या पतंग होगी तो वो उसके ऊपर ये जो धागा है या ये जो डोर है ये कारआमद नहीं रहेगी। मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि 1.5 तावे से ऊपर नहीं उड़ानी, अगर कोई पतंग है तो वो 6 गिट्ठी से ऊपर ना हो। बाकायदा तौर पे इसके साइज़ भी मुख्तस किए गए हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से। और ये भी हिदायत की जा रही हैं कि मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो बसंत के दिनों में यानी 6, 7 और 8 फरवरी को मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो घरों से बाहर ना निकलें। अगर निकलना है तो हिफाजती रॉड्स लगाए जाएँ। आजकल मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स लगाए गए हैं जहाँ जो हिफाजती रॉड्स लगा रहे हैं मोटरसाइकिल सवारों को, जिससे कोई भी हादसा जो है वो रूनुमा ना हो। मुफ्त लगा के दे रहे हैं, अलावा ये बताया जा रहा है मुफ्त लगा के दे रहे हैं रॉड्स। जी सर, इंतज़ामिया की जानिब से लाहौर में ये मुफ्त रॉड लगाए जा रहे हैं। 10 लाख से ज़ायद रॉड्स हैं जो इन्होंने मोटरसाइकिल सवारों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने हैं। 2 लाख अभी तक जो है वो मोटरसाइकिल सवारों को दिए जा चुके हैं, 8 लाख इन्होंने अभी भी देने हैं। और उसके अलावा सर लाहौर भर में इसको 3 जोन में कन्वर्ट किया गया है। सबसे पहले रेड जोन है, फिर येलो जोन है, उसके अलावा ग्रीन जोन है। रेड जोन वो वाला इलाका है जहां पर पतंगबाजी बहुत ज़्यादा होती है। उन इलाकों में मोटरसाइकिल सवार का जाना बिल्कुल मना कर दिया गया है। सेफ्टी रॉड के अलावा वहां उस इलाके में कोई भी मोटरसाइकिल सवार नहीं जा सकता। उस इलाके में अंदरून लाहौर का इलाका शामिल है और अंदरून लाहौर की जो सराउंडिंग साइड्स हैं वो सारे इलाके जो हैं वो फहद, हमने ऐसे वाक़यात भी देखे हैं जिसमें पैदल चलने वाले लोगों की गर्दन पर भी डोर फिर जाती है। जो मोटरसाइकिल सवार उनको ख़तरा ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैदल चलने वाले जो हैं वो उससे बच जाते हैं। तो उनके लिए रॉड जो है कंधों पे लगाएंगे, क्या करेंगे? पैदल चलने वालों को भी रोका हुआ, उनके लिए हिफाजती इक़दाम क्या है? हेलमेट पहन के बाहर निकलेंगे? साइकिल सवार क्या करेगा? इसके ऊपर कोई है इंस्ट्रक्शंस मरीम नवाज साहबा की तरफ से? सर बाकायदा तौर पे तो मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर हादसा मोटरसाइकिल सवारों को होते हैं डोर फिरने की वजह से। लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि पैदल जो शख्स अगर चल रहा होता है तो उसको भी डोर फिरने के ऐसे वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हुए हैं। वो डोर सर होती है धाती डोर या फिर केमिकल डोर जिसे हम कहते हैं, वो टूटती नहीं है जल्दी। तो पैदल जो लोग चलते हैं उनके लिए तो अभी तक कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई। हो सकता है कि इन फ्यूचर हुकूमत की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से जो पैदल लोग चलते हैं, अगर फुटपाथ पे चल रहा है या कोई बंदा रोड क्रॉस कर रहा है तो उसके लिए भी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन जारी कर दी जाए। लेकिन अभी वो अभी नहीं है। बिल्कुल आखिर में वैसे ही जानना चाह रहा हूँ, ये भी तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं जारी हुई कि आपने आसमान की तरफ मुँह नहीं करना, ऊपर गुड्डी नहीं देखने के, नीचे गिर जाते हैं? नहीं सर, ऐसा तो देख सकते हैं ना गुड़ियों को ऊपर उड़ते हैं। ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन जारी नहीं हुई। अगर गुड्डी गिर रही है तो कोई इंस्ट्रक्शन जारी नहीं हुई। तो लूट सकते हैं गुड़ियाँ लोग या नहीं लूट सकते? उठा सकते हैं गुड्डी, नहीं उठा सकते?
सर, पतंग लूटने का रवाज तो बहुत पुराना है। जब बसंत होती थी तो आप भी बेहतर जानते हैं कि पतंग लूटने के लिए बाकायदा लंबे लंबे डंडे और उनके ऊपर वो चमेटू से लगाए जाते थे, जिसके ज़रिए से डोर को, अगर कोई पतंग कटी हुई आ रही है तो उसकी डोर जिसको नज़र आती है तो वो फौरी उसको चमेट के अपनी तरफ खींच लेता था। पतंग पकड़ने पे, कटी हुई पतंग पकड़ने पे कोई पाबंदी आयद नहीं है, लेकिन कटी हुई पतंग को दूसरी पतंग से पकड़ने पे या फिर जिसे हम चमेटू कहते हैं उसको चमोड़ने में ये ज़रूर पाबंदी आयद की गई है। लेकिन अगर कोई पतंग कटी हुई है और पैदल शख्स को जा रहा है तो उसको पकड़ सकता है, वो उस पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। सर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। डंडा जो है अब हुकूमत के पास चला गया है, चमेटू बहरहाल बहुत सारे घूम फिर रहे हैं। बसंत का मज़ा मुझे लगता है बस किरकिरा ही होने वाला है। हिफाजती इक़दाम के नाम के ऊपर बाज़ जगहों पर आप हदें फलांग भी जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब एक तरफ बसंत करनी है, दूसरी तरफ एहतियात भी बरतनी है। देखते हैं कैसी बसंत होती है। हमें ये तो पता है कि बसंत कैसी हो सकती है मुमकिन तौर पर, लेकिन ये नहीं पता कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 13 साल से जो हुकूमत मौजूद है उसका वज़ीर आला ये क्यों कह रहा है कि हमें अपने निसाब के अंदर बेसे बंदूक पढ़ना सिखाया गया। तो निसाब तो सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार है। जब आप कितने चीफ मिनिस्टर रहे हैं तो निसाब तब्दील क्यों नहीं हुआ? इसके ऊपर हम आपको एक ट्वीट दिखा रहे हैं। यही जब सुहेल आफरीदी साहब का बयान सामने आया तो उसके ऊपर आतिफ तौकीर ने ट्वीट किया। पहला जुमला मैं छोड़ देता हूँ। 18वीं तरमीम के तहत तालीम सूबाई मामला है। 2013 से तुम लोगों की हुकूमत है। तालीम के शोबे में क्या किया? पूरा दिन टिक टाक की वीडियोस बनाते हो, काम क्यों नहीं करते? पिछले 13 सालों में क्या किया? कितने हाथों में बंदूक लेकर कलम दी? कितने जामियात बनाई? कितने स्कूल बनाए? म्यारी तालीम को किस सतह पर पहुँचाया? उस्ताज़ा की तरबियत और बहबूद के लिए क्या किया गया? पूरी ज़िंदगी जुगते मार मार कर रीलें ही बनाते रहोगे या कुछ काम भी करोगे? अब बुनियादी बात यह कि अगर आपकी पहली मरतबा हुकूमत बनी हो फिर तो इस किस्म के बयानात बनते हैं, लेकिन वाक़तन जब 13 साल से हुकूमत में हो और फिर कहें जी कि हमने अलिफ अल्लाह और उसके बाद बेबंदूक सीखी है तो इल्ज़ाम आप पर ही ठहरता है। सूबाई हुकूमत ज़ेर अताब है। आज गवर्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बराबर में अपोजिशन के लीडर इबादुल्ला खान भी थे। उन्होंने दिलचस्प अंदाज से बताया कि सूबाई हुकूमत के जो ज़ोमा हैं वो अपने वोटर्स को और सूबे के अवाम को किन किन ट्रकों की बत्ती के पीछे लगाते रहे। एक एक स्ट्रीट मूवमेंट के लिए करोड़ों रुपए लग जाते हैं, आपको पता है सारा कुछ। उधर वो तकरीर जो उजाड़ते हैं, 3 लफ्ज़ अजीब। इससे पहले एक एमएनए था हमारे साथ, मुराद उसका नाम था, उसने तकरीर की थी खान साहब आएगी, 200 बिलियन लाएगी, 100 बिलियन जाएगी, वो लीडर बन गया। फिर वो मरवत साहब आ गया, उसने कहा वो लीडर बन गया। अभी ये आया है उसका, इसका, किसका। परसों ये स्वात में थे, पूरा डिवीजन स्टक है, रास्ते बंद हैं स्नोफॉल की वजह से। उसने उधर कुछ नहीं कहा कि रास्ते खोलना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसने कहा मैं आया हो, उसका, इसका, किसका, वापस आ गया। बात तो सच है, सख्त अल्फाज में बयान किया गया, लेकिन सूबाई हुकूमत को ये बताना ज़रूरी है कि उनकी हुकूमत ने पिछले 13 सालों में क्या किया, कितने स्कूलों के अंदर निसाब को तब्दील किया और जब सड़कें बंद हैं तो लोगों के लिए रिलीफ के लिए क्या बंदोबस्त किया। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।